ठीक है, शुरू कर जय सकते हिंद हैं। शुभ, हाँ जी, चलिए, जय हिंद, शुभ संध्या। तो अनुवाद की दुनिया में आप सबका स्वागत है। कुछ ये थियरी है, थियरी पार्ट्स आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसलिए थियरी में फिर समय हम ज्यादा लग जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ छोटे छोटे सेंटेंस से, उसका अनुवाद देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। She was barred from appearing in annual examination। पहले हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अनुवाद कैसे करते हैं। हालांकि एक बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले के सेशन में आप सभी के साथ। और हमारे जो नए साथी हैं जो बाद में ज्वाइन किए हैं, उन सबका एक दिन कई बार डिमांड हो चुका है कि सर एक बार फिर से हमें बेसिक चीजें बताइए कि हम कैसे शुरू करें। तो आज बेसिक चीजें हम आपको बताएंगे और बेसिक से लेकर के और फिर हम लंबे सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे अनुवाद करें, हम आज उसका अभ्यास भी करेंगे। तो अब ये एक एग्जाम्पल है कि शी वाज बार्ड फ्रॉम अपियरिंग इन एनुअल एग्जामिनेशन। तो सिंपल सा सेंटेंस है और उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप इसका अनुवाद आराम से कर सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा में बैठने से उसे रोक दिया गया था। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। अगला सेंटेंस है सी मेट ए स्ट्रेंजर इन अ बार। कोई बताएगा इसका अनुवाद? वह बार में अजनबी से मिली। अनजान आदमी से मिली। हाँ, वह बार में एक अजनबी से मिली। बिल्कुल बिल्कुल, वह बार में एक अजनबी से मिली या फिर बार में एक अजनबी से मुलाकात हुई। एक बार में उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। इसको दूसरे तरीके से भी आज मैं आप लोगों को अधिकांशतः ये बताने का प्रयास करूंगा कि एक ही वाक्य को 2-3 तरीके से अनुवाद किया जा सकता है, ताकि आप लोग बार बार जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैंने इसका अनुवाद ऐसे किया है, क्या यह सही है, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज आप लोगों का प्रयास करूंगा मैं कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक बार में उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई या एक अजनबी से वह एक बार में मिली, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस है आफ्टर दैट हिज लाइसेंस वाज कैंसिल्ड बाय द बार काउंसिल। ये कोई पैराग्राफ नहीं है, इसलिए फर्स्ट सेकंड सेंटेंस का थर्ड सेंटेंस से या फर्स्ट का सेकंड से कोई कनेक्शन नहीं है। तो गलती से भी आप लोग इसको इसका मतलब निकालने का प्रयास न करें। आफ्टर दैट, इसके बाद, तत्पश्चात उसका बार काउंसिल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। बिल्कुल, तत्पश्चात है इसके बाद या उसके बाद या तत्पश्चात बार काउंसिल ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था। ये कर दिया या कर दिया था, दोनों ही केस में वाज कैंसिल्ड ही होगा अगर हिंदी से अंग्रेजी आप कर रहे हैं तो, और आप अगर अंग्रेजी से हिंदी कर रहे हैं तो कर दिया लिखिए या कर दिया था लिखिए, बात बराबर। ठीक है, चलिए। इवेंचुअली द अक्यूज्ड विल बी बिहाइंड द बार। आखिरकार अंततः आरोपी जेल के अंदर होगा, सलाखों के पीछे होगा, ये भी कह सकते हैं। हाँ जी, आखिरकार आरोपी जो है कहाँ होगा? सलाखों के पीछे होगा। तो जस्ट ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को के सामने इसलिए रखा कि आप एक वर्ड जो है हर एक सेंटेंस में कॉमन देख सकते हैं, और वर्ड क्या है? बार। फर्स्ट सेंटेंस में बार्ड, सेकेंड सेंटेंस में बार, थर्ड बार और फोर्थ बार। और आप देख रहे हैं कि सभी सेंटेंस में बार का मतलब जो है अलग अलग होते हैं। तो आपको जब इस प्रकार से कुछ सेंटेंस दिखें कि एक से अधिक मीनिंग वाले वर्ड यूज किए गए हैं, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, तो उसका अनुवाद
आपको सोच समझ के करना है। अगर इसमें से आप जरा सोच के देखिए कि किसी भी बार का मतलब जो एक्चुअल में है वो ना करके अगर कुछ और आप लिख दें तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हमें ध्यान में रखना है। कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं। There is an issue with the computer. It won't turn on. क्या होगा? कंप्यूटर में एक खराबी है, यह चालू नहीं होगा। हाँ, यह चालू नहीं होगा या ऑन नहीं होगा। तो कंप्यूटर में कुछ समस्या है या कंप्यूटर में कोई समस्या है, यह चालू नहीं होगा या ऑन नहीं होगा। दिस इज द लेटेस्ट इशू ऑफ दिस मैगजीन। बताइए। यह इस मैगजीन का नवीनतम संस्करण है। नवीनतम संस्करण। नवीनतम संस्करण, एडिशन का मतलब फिर क्या होता है? यह इस मैगजीन का नवीन मुद्दा है। हाँ, यह नहीं, मैं पत्रिका अभी का थोड़ी नवीन देर, संस्करण है। यह नवीनतम इस अंक है, पत्रिका का इशू का नवीनतम मतलब संस्करण। नवीनतम संस्करण जो है नवीन 100% सही नहीं नवीन होगा। मुद्दा, नवीन मुद्दा। बिल्कुल नहीं, मुद्दा जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले स्क्रीन पर यही चीज बताने का प्रयास कर रहा नवीन था। समस्या। विशेषांक सर संस्करण ही होगा सर, इसका इशू का संस्करण होगा या फिर टॉपिक? अरे मेरी बात सुनिए आप लोग। आप अपना उत्तर देने के बाद जस्टिफिकेशन मेरे से लीजिए। जब तक मैं नहीं पूछ रहा हूं तब तक आप अपना उत्तर दे दीजिए, अच्छी बात है। उसके बाद जस्टिफिकेशन मेरे से लीजिए। मैं बता रहा हूं, दिस इज द लेटेस्ट इशू ऑफ द मैगजीन। यहाँ पर आपका लेटेस्ट इशू का मतलब यहाँ पे मुद्दा बिल्कुल नहीं होगा। मैगजीन का, किसी मैगजीन का मुद्दा नहीं हो सकता है। जारी This- होना। तो यहाँ पे जारी भी नहीं होगा। लेटेस्ट इशू एडिशन जो है, संस्करण, संस्करण समहाउ ओके है बट एडजेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे एडजेक्ट मीनिंग क्या होगा? अंक होगा। यह इस मैगजीन का नवीनतम अंक है। लेटेस्ट इशू मतलब नवीनतम अंक है। यहाँ पे अब न्यूएस्ट तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे लेटेस्ट का मतलब नवीनतम ही लिखेंगे। ठीक है, यह इस पत्रिका का नवीनतम अंक है। बिल्कुल, यह इस पत्रिका का नवीनतम अंक है। ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को कि लेटेस्ट इशू यहाँ पे अगर नवीनतम या हाल ही का आप लिख दें कि हाल ही का मुद्दा है, यह इस पत्रिका का हाल ही का मुद्दा है, तो जो अर्थ, जो सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए वो मीनिंग ना होकर के कुछ और हो जाएगा। तो हमें अनुवाद करते समय इन सब चीजों पे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखने की जरूरत है। संस्करण अगर लिख दिए तो समहाउ इट्स ओके, एक्सेप्टेबल है, मीनिंग सिमिलर होगा। एडिशन, एक्चुअली संस्करण का मतलब एडिशन होता है। चलिए, यू शुड नॉट मेक इट योर प्रेस्टीज इशू। बताइए कोई। आपको आप अपना इसका बृहद मुद्दा नहीं बना सकते हैं, बनाना चाहिए। सॉरी, आपको यह निष्ठा का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे जो इशू है, यहाँ पे विषय भी आप लिख सकते हैं कि यह आपको इसे अपने प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए, या मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, या प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। आपको इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए, तो ज्यादा सटीक होगा मुद्दा की अपेक्षा। चलिए, मुद्दा का याद आया तो मुद्दा से भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। यू शुड स्टॉप डॉजिंग द इशू एंड मेक ए डिसीजन नाउ। डॉजिंग एक शब्द है, डॉजिंग। डॉजिंग का मतलब क्या होता है? चकमा देना। सर बचना। जी, बचना होता है। क्या? घुमाना, मुद्दे को घुमाना। मतलब हाँ,
बीटिंग अराउंड द बुश होता है या फिर टालना होता है। यहाँ पे देखिए अब मुद्दे को कैसे घुमाएंगे हम, यहाँ पे मुद्दे के घुमाने की बात है, लेकिन अब आप इसको चकमा देना। नहीं, यहाँ इग्नोर पे करना। टालने की बात है। बिल्कुल इग्नोर कर। जी, वॉइस तो क्लियर है ना? जी सर। ओके ओके। तो मुद्दे को यहाँ पे टालने की बात हो रही है कि आप जो है इस मुद्दे को टालना बंद करें, मतलब टालना नहीं चाहिए। अब आपको इस पे क्या करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, तो उसे इस मुद्दे को टालना बंद कर निर्णय लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या भावानुवाद किया गया है। अब शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अनुवाद जब करेंगे तो क्या करेंगे, ही शुड स्टॉप डॉजिंग द इशू एंड, अब यहाँ बीच में एक संयोजक चिन्ह भी और है कि उसे मुद्दे को टालना बंद करना चाहिए और अभी निर्णय लेना चाहिए। तो दो सेंटेंस को या तो आप वैसे लिख सकते हैं या फिर इसको, इस मुद्दे को टालना बंद कर निर्णय लेना चाहिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए कुछ और 4-5 और सेंटेंस देखते हैं इस प्रकार, सो दैट आप लोगों को समझ में आए कि अनुवाद जो है कितनी, मतलब हमें ध्यान देने की जरूरत है और कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है अनुवाद और कितना इंपॉर्टेंट भी होता है। महात्मा गांधी इज द मैन ऑफ सेंचुरी। महात्मा गांधी सदी के मानव थे, मानव है। महात्मा गांधी सदी के व्यक्ति या मानव बोल सकते हैं सर। तो यहाँ पे उसके लिए सुटेबल वाक्य ऐसा होगा कि महात्मा गांधी युग पुरुष हैं, मैन ऑफ सेंचुरी के लिए युग पुरुष। ठीक है, अगर ऐसे वर्ड आपके ऐसे लिखें तो बिल्कुल ही 100% सटीक होगा। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो हमारे दिमाग में भी नहीं आएगा कि मैन ऑफ सेंचुरी जो है के लिए हम युग पुरुष शब्द यूज कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस से ही होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम को कुछ लोगों ने मैन ऑफ वैल्यू लिखा था। गत वर्ष आपके एसएससी जेएसटी के एग्जाम में एक शब्द आया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो उसके लिए वैल्यू ऑफ मैन वगैरह वगैरह वर्ड लिखे थे। मुझे उसमें से याद है वैल्यू ऑफ मैन। वैसे ही यहाँ पे मैन ऑफ द सेंचुरी है। ठीक है चलिए, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। सर ये मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए सटीक वर्ड क्या होगा? मैन ऑफ वैल्यू जो है मेरे हिसाब से उचित है, अप्रोप्रिएट शब्द है, इसलिए वो मेरे दिमाग में है। उसके सर अलावा और भी एग्जैक्टली वही लिखा था वहाँ पे। जी एग्जैक्टली वही लिखा था सर। ओके चलिए, अगला सेंटेंस है अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। It is our fault to consider our mother tongue cheap. निकृष्ट, निकृष्ट के लिए क्या शब्द यूज करेंगे आप? इसका अनुवाद हम कुछ इस प्रकार करेंगे, इट इज आवर मिस्टेक टू लुक डाउन अपॉन आवर मदर टंग। ठीक है, इट इज आवर मिस्टेक टू लुक डाउन अपॉन आवर मदर टंग। मतलब निकृष्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, लुक डाउन मतलब नीचे दिखाना या नीच समझना। तो यहाँ पे नीच वर्ड नहीं आएगा, जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लुक डाउन अपॉन मतलब मातृभाषा को निकृष्ट समझने के लिए हम यहाँ पे एक लुक डाउन वर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा के हिसाब से, अंग्रेजी जो सेंटेंस है उसके हिसाब से सही है और हमारी जो सेंटेंस है हिंदी में उसको बिल्कुल हुबहू एक्सप्लेन करता है। चलिए, वर्षा ऋतु समाप्त होते ही जाड़े का मौसम शुरू हो जाता है। थोड़ा तेजी में हम पढ़ेंगे, बस आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, गलत सही जो भी हो। वर्षा ऋतु तो बिल्कुल सिमिलर आसान सा सेंटेंस है, अटेम्प्ट कीजिए कम से कम आप। Winter is started as after
विंटर जो स्टार्टेड तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। विंटर स्टार्ट्स विंटर आफ्टर रेनी सीजन। देखिए सर, आप लोग विंटर स्टार्ट फ्रॉम द वेरी एंड ऑफ रेनी सीजन। वेरी गुड, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग जस्टिफिकेशन जब तक ना बोला जाए तब तक किसी और का चाहे खुद का जस्टिफाई मत कीजिए, आप लोग अपना अटेम्प्ट कीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है आप उसको सुनिए, मैं उसको जस्टिफाई करने के लिए बैठा हूँ, मैं जस्टिफाई करूंगा। एक्टिव वॉइस Monsoon ends, rain, monsoon ends, what था? Winter starts. ओके, चलिए सबने अच्छा अटेम्प्ट किया। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव टू पैसिव की जहां तक बात है, आपके पास लिबर्टी है, अगर जरूरत है तो आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में अनुवाद कर सकते हैं और पैसिव को एक्टिव में अनुवाद कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ पे जो है आप दोनों तरीके से सेंटेंस को अनुवाद कर सकते हैं कि जाड़े का मौसम शुरू हो जाता है, पहले उसको अनुवाद कीजिए, फिर एज सून आफ्टर एंड ऑफ रेनी सीजन। तो आप पहले जाड़े का मौसम को शुरू हो जाता है, जैसे कि हम अभी आगे हम समझेंगे कि हमारा जो हिंदी से अंग्रेजी का जो वाक्य स्ट्रक्चर है वो कैसे है, लेफ्ट से राइट है या राइट से लेफ्ट है। फिर सिमिलरली अंग्रेजी का जो हमारा इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, कैसे अप्रोच करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। इसको आप दूसरा तरीका से भी आप कर सकते हैं, विथ द एंड ऑफ रेनी सीजन विंटर सीजन स्टार्ट्स। बिल्कुल सिंपल वे में इसको आप अनुवाद कर सकते हैं कि विथ द एंड ऑफ रेनी सीजन विंटर सीजन स्टार्ट। ठीक है, अगला एक सेंटेंस सिमिलर कुछ ऐसे ही है, अब इसका अनुवाद बताइए। बारिश के समाप्त होते ही सड़क पर साइकिल सवारों की लंबी कतार लग गई। अब देखिए यहाँ पे सून आफ्टर जो आप लोग बोल रहे थे ना, इसके पहले वाला सेंटेंस में उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे दूसरा सेंटेंस भी यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा हूँ। ये अनुवाद बताइए फिर मैं दोनों में क्या अंतर है और कैसे कहाँ पे कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, मैं एक्सप्लेन करूँ। चलिए बताइए। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो हाँ बिल्कुल, आप एक बार जिनके साथ समस्या है एक बार प्लीज सेशन लीव करके फिर से रीज्वाइन कीजिए। तो बारिश के समाप्त होते ही सड़क पर साइकिल सवारों की लंबी कतार लग गई। चलिए इसको अनुवाद कीजिए। चलिए कोई बात। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे विथ द एंड ऑफ रेन से आप सेंटेंस नहीं स्टार्ट कर सकते। क्या समझे कि विथ द एंड ऑफ रेन, यहाँ पे बारिश समाप्त हो गई, मतलब वहां पे एंड आप समझ रहे हैं कि बरसात की मौसम समाप्त हो गई है, फिर जाड़ा फिर गर्मी फिर से बरसात शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे बारिश, अब बारिश थोड़े दिन एक घंटा या 1 मिनट या 10 मिनट के लिए बंद हुई है, तो यहाँ पे एंड नहीं लिखेंगे। बारिश की समाप्त होते ही तो इसके लिए विथ द एंड से आप सेंटेंस नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर एज सून वाले जो आप लोग नियम बता रहे थे, एज सून का यहाँ पे आप एज सून से स्टार्ट करेंगे। एज सून एज रेन एंडेड या रेन स्टॉप, यहाँ पे एंडेड ना लिख करके अगर आप स्टॉप वर्ड यूज कर रहे हैं तो दैट विल बी बेटर, मच बेटर। एज सून एज द रेन स्टॉप देयर वाज ए लॉन्ग क्यू ऑफ साइक्लिस्ट ऑन द रोड। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब पहले वाला सेंटेंस में एज सून क्यों नहीं होगा? बारिश जो है अचानक, बारिश का सीजन जो है ना अचानक खत्म नहीं होता है, अचानक समाप्त नहीं होता है, वो धीरे 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 समाप्त होता है और फिर धीरे धीरे अब दोनों मौसम के बीच में एक ट्रांजिशन फेज होता है। एक मौसम खत्म होने के दूसरा मौसम शुरू होने के लिए कोई हम घंटा या दिन या आवर्स या डे डिसाइड नहीं कर सकते कि इस डेट को बारिश का मौसम खत्म और जाड़े का मौसम शुरू। ठीक है, तो इसलिए वहां पे हम एज सुन एज प्रयोग अगर कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, वो गलत हो सकता है। ठीक है,
तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कुछ अनुवाद करते समय हमें किन बारीकियों पर ध्यान रखनी चाहिए। अब एक वाक्य है कि हिम्मत के बल पर ही, सॉरी बाल नहीं है, बल होगा, हिम्मत के बल पर ही हम असफलता को सफलता में परिणत कर सकते हैं। हिम्मत के बल पर ही हम असफलता को सफलता में परिणत कर सकते हैं। On the basis आप लोग जिस तरीका से अभी तक अनुवाद कर रहे हैं उस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। with the We can transform failure into success with the help of our courage. ओके, बोल सकते हैं। our we can transfer these failure success. ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे On the देखिए, basis of our will, we can change our failures into success. ओके, अब यहाँ पे सेंटेंस को आप देख रहे हैं कि दो पार्ट है इंडिपेंडेंट, मतलब एक सेंटेंस जो है इंडिपेंडेंट है, दूसरा सेंटेंस जो है, दूसरा पार्ट जो है वो एक सेंटेंस पे डिपेंडेंट है या उससे लिंक्ड है। मतलब हिम्मत के बल पर ही अगर इतना बोला जाए तो इस वाक्य का कोई मतलब, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है हिम्मत के बल पर ही। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम असफलता को सफलता में परिणत कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब कभी भी इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको दिखाई दे तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि उसमें से मीनिंगफुल सार्थक वाक्यांश में को ढूंढने के लिए कि उसमें कितने जो है वाक्यांश है जो सार्थक हैं, और बाकी जो सार्थक नहीं है उनको अलग से अनुवाद करेंगे और जो सार्थक है उनको हम अलग से अनुवाद करेंगे। और ट्रिक कैसे है क्या है फिर मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पे आप दो तरीके से अनुवाद कर सकते हैं कि हिम्मत के बल पर ही, इसका अनुवाद कर लीजिए, और फिर हम असफलता को सफलता में परिणत कर सकते हैं। और रही बात आपका पैसिव और एक्टिव का, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल से आप लोग कुछ समझ में आ जाएगा। एक तो ये है, ऐसा अनुवाद कर सकते हैं, वी कैन टर्न द फेलियर इनटू सक्सेस ओनली थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ करेज। अब यहाँ पे ओनली शब्द किसके लिए आया है? ही के लिए आया है, बल पर ही। तो उसके लिए उस पे एम्फसाइज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए हमने ओनली वर्ड, तो वहाँ पे ही है, इंग्लिश में तो हम हिंदी में ही है, तो अंग्रेजी में भी हम ओनली वर्ड यूज कर सकते हैं, या नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन टर्न द फेलियर इनटू सक्सेस। अब यहाँ पे तो इसका तो आपको समझ में आ रहा है कि हम असफलता को सफलता में परिणत कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या अनुवाद लिखा? वी कैन टर्न द फेलियर इनटू सक्सेस, हिम्मत के बल पर ही, मतलब ओनली थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ करेज, ठीक है, या ओनली थ्रू द करेज भी आप लिख सकते हैं, कोई एकदम बिल्कुल शब्दशः अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। ओनली थ्रू द करेज भी आप लिखे तो बिल्कुल सही होगा। इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे पैसिव की बात हो रही है ना, अब देखिए, फेलियर कैन बी चेंज इनटू सक्सेस ओनली थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ करेज। अब ओनली थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ करेज या ओनली थ्रू द करेज, ये जो है इस पोर्शन के लिए, हिम्मत के बल पर ही इस पोर्शन के लिए है। तो हम इसको तो हम बिल्कुल हम टच नहीं कर रहे हैं, ये एज इट इज है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, हम असफलता के सफलता के में परिणत कर सकते हैं, उसको हम पैसिव में लिख सकते हैं कि फेलियर कैन बी चेंज इनटू सक्सेस, ठीक है, ओनली थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ करेज। इसको एक तीसरा तरीका भी है, कैसे लिख सकते हैं कि हम पहले अनुवाद करें इसको हिम्मत के बल पर ही, तो मतलब ओनली यूजिंग द स्ट्रेंथ, या ओनली स्ट्रेंथ ऑफ करेज, या ओनली यूजिंग बेस्ड ऑन करेज, या ओनली यूजिंग द करेज, ऐसे करके मतलब 3-4 तरीके से फर्स्ट पार्ट को आप हिम्मत के बल पर ही, इसको सुटेबल जो भी आपको वर्ड आपके दिमाग में है, आपके एक्टिव वोकैब में है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और फिर जो सेकेंड पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, वी कैन
टर्न द फेलियर इनटू सक्सेस। क्लियर? तो ये अनुवाद जो है, अगर आप में से कोई इसमें से किसी प्रकार से अनुवाद कर रहा है किसी भी तरीके से, और फिर आप बोलें कि सर ये सही है क्या, ये सही है क्या, बिल्कुल सही है। आपका जो मीनिंग है हिंदी वाक्य का जो मीनिंग है अंग्रेजी में भी एज इट इज आना चाहिए। चलिए, अब हम आपको आज ना मेथड्स एक बार फिर से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे। मेथड्स ऑफ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अभी जो मेथड है वो हिंदी टू इंग्लिश है, कि कैसे हम हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद करेंगे, का तरीका क्या है, अप्रोच क्या होना चाहिए, किस अप्रोच से अभी तक ऊपर जो जितने सेंटेंस हमने अनुवाद किया उसमें से कौन सा तरीका था जिसको हमने इसको अभ्यास में लाया है अनुवाद करने के लिए। तो वो है, एक सेंटेंस के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस क्या है कि प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भविष्य की बात हो रही है, आज स्वतंत्रता दिवस है, हम अगले गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे कौन? प्रधानमंत्री। तो देखिए, अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि सेंटेंस को 3 कलर में मैंने आपके स्क्रीन पर 3 कलर में आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा। इसके पीछे क्या है कारण, 3 कलर में क्यों है? तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक सेंटेंस में मुख्यतः एक हमारा सब्जेक्ट होता है और उसमें कुछ एक्शन होता है जिसको आप लोग वर्ब बोलते हैं, और तीसरा जो है उसमें ऑब्जेक्ट होता है। और इस तीनों को मिला करके हम जो नियम पढ़ते हो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो अंग्रेजी में होता है उसी के आधार पर कोई भी वाक्य हम लिखते हैं, बनाते हैं। अब इसको अनुवाद हम कैसे करेंगे? अब देखिए, इसमें कोई भी सेंटेंस हो तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है डूअर या सब्जेक्ट, या तो डूअर या सब्जेक्ट। मैक्सिमम सेंटेंस में एक ही होता है, तो कहीं कहीं सेंटेंस में आपको अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर एक सेंटेंस में या तो डूअर होगा या तो सब्जेक्ट होगा, ऐसा भी हो सकता है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? डूअर को या सब्जेक्ट को, जो भी होगा उसको आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया, हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को हमने सबसे पहले प्रधानमंत्री मतलब सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया और उसका हम क्या करेंगे? अनुवाद करेंगे। तो उसका अनुवाद हमने लिख दिया क्या? द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? अब हमारा सेकेंड काम क्या है? उसमें से एक्शन आइडेंटिफाई करना कि एक्शन क्या हो रहा है। तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है? संबोधित करना। तो सेकेंड हमारा जो होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जो एक्शन है उसका अनुवाद करना। एक्शन क्या है? संबोधित करेंगे, तो हम इसका अनुवाद करेंगे विल एड्रेस। ठीक है? अब यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस। ठीक है? सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? एक्शन को आइडेंटिफाई करना और उसका अनुवाद करना। फर्स्ट सब्जेक्ट, देन एक्शन। उसके बाद जो रिमेनिंग जो सेंटेंस है उसको अनुवाद करना है। तो उसको अनुवाद करने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि हिंदी में जब हमारा वाक्य विन्यास होता है तो कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब इसको राइट टू लेफ्ट हमें अंग्रेजी में लिखना होता है। अंग्रेजी में हमें राइट टू लेफ्ट कैसे लिखना होता है, अभी अनुवाद हम करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। अब हिंदी में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को, मैं बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी में क्या स्ट्रक्चर होता है? राइट टू लेफ्ट होता है। तो सबसे राइट में क्या है? राष्ट्र को। तो हम लिखेंगे द नेशन, राष्ट्र को, द नेशन, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। तो पर के लिए ऑन, पूर्व संध्या ईव, ऑन द ईव ऑफ, किसके? अब यहाँ पे देखिए, पूर्व संध्या पर, ऑन द ईव ऑफ की, गणतंत्र दिवस की मतलब ऑफ इन रिपब्लिक डे, ऑफ रिपब्लिक डे। तब सेंटेंस हमारा क्या हो गया? द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका बन के तैयार हो गया, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक। क्लियर? तो आप लोग यहाँ पे
एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला हमारा क्या काम है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। हमने आइडेंटिफाई किया सब्जेक्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री, हम उसका अनुवाद कर देंगे द प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड है हमारा इसमें एक्शन देखना। एक्शन क्या है, संबोधित करेंगे। संबोधित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल एड्रेस। इसका अनुवाद हम करेंगे विल एड्रेस। उसके बाद बाकी जो जो हमारा सेंटेंस का जो भी पार्ट बच गया उसको हम क्या करेंगे, अंग्रेजी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है राइट टू लेफ्ट, उसको हम फॉलो करेंगे। राष्ट्र को, उसके लिए द नेशन, पूर्व संध्या पर ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार अंगूठा दिखा दीजिए सो दैट कि मैं आगे बढ़। चलिए, वेरी गुड। सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी पूछिए। जो जैसे आप बता रहे हैं सीक्वेंस, तो वाइल जब वो पेपर चेक करते हैं उसमें वो सीक्वेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं क्या इतनी? अगर किसी का सीक्वेंस डिफरेंट है तो उसमें ऐसा होता है कि नंबर डिडक्शन ज्यादा होती है उस बच्चे की एज कम्पेयर टू जिसने सेम सीक्वेंस आप वाला फॉलो किया है? नहीं, देखिए मैं यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो करना है कि नहीं करना है उसकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ। आपको अनुवाद आप बिना सीक्वेंस को भी कर सकते हैं। आप अंततः देखेंगे कि आप इसी सीक्वेंस को आपने फॉलो किया है, नोइंगली और अननोइंगली। आपको अगर जो भी ग्रामर्स के रूल्स पता है या फिर जिस तरीके से आप अनुवाद करती हैं, आप अनुवाद करने के मान लीजिए सबसे जैसे ही मैंने ये सेंटेंस स्क्रीन पर रखा, प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे, अपना मनु जी ने इसका अनुवाद भेजा था। आई थिंक सेम था, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। आई थिंक बिल्कुल हूबहू उन्होंने ट्रांसलेट किया था। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने इस प्रैक्टिस जो है इसको फॉलो किया है कि नहीं किया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दूसरा कुछ अनुवाद कर ही नहीं सकती हैं। इसका क्या कर सकती हैं आप बताइए? सर कर सकते हैं, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन। हाँ, यही सेम मेरा भी यही था, तो इस अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा डाउट हुआ था। अच्छा, अब देखिए, अब इसके पहले वाला जो पहले मैं अनुवाद करके आप लोगों को बता रहा था, एक सेंटेंस को दो तरीके से आप अनुवाद कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सेम चीज हुआ। लेकिन जो एक इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, जो आप ये जो अभी आपने क्या देखा, जो इजी आपको लगा, जैसे लगा वैसे जहां से भी मतलब आपने इसको तोड़ दिया, तोड़ करके अनुवाद कर दिया। लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो ये आपको लॉन्ग रन में या हमेशा के लिए, बोलिए कि हमेशा के लिए लंबे सेंटेंस, आपको ये एक लाइन का सेंटेंस है, इसको आपको अनुवाद करने में तो ज्यादा परेशानी नहीं है। हालांकि आप लोगों ने फिर भी अलग अनुवाद किया, ठीक है, सही नहीं, सॉरी माफ कीजिए, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको अगर इस तरीका को अगर आप सीख जाइएगा तो लंबे जो सेंटेंस है, जो 5-5 वाक्य आगे हम देखेंगे, जो 5-5 सेंटेंस के, 4-4 सेंटेंस के, आई मीन लाइन के एक वाक्य है, उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, उसके लिए ये जो तरीका है आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो इसको आप बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको 2 से 4 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि मैंने नोट में आपके लिए नोट यहाँ पे दिख रहा होगा कि इफ देयर इज अ टाइम इट कम्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि अगर इसमें कोई टाइम हो, चाहे टाइम आपको यहाँ पे आगे पीछे कहीं भी हो सकता है कि पूर्व संध्या पर, अब यहाँ पे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 2024 को रात 8 बजे, सॉरी यहाँ पे गणतंत्र दिवस है तो 25 जनवरी 2025 को रात 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यहाँ पे टाइम आ गया, मैं एग्जांपल के लिए मैं बोला हूँ। तो टाइम भले ही बीच में है, लेकिन जब अनुवाद करेंगे तो टाइम कहाँ पे अनुवाद होगा, लास्ट में होगा। आगे एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझ लेंगे। सर मतलब मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि अगर चेंजेस है लोगों के ट्रांसलेशन में, तो उसमें ऐसा कुछ होता है कि जब पेपर चेकिंग हो रही हो तो उसमें नंबर का कुछ मतलब ऊपर नीचे होता हो बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग। बस मेरा वो वाला मेन पॉइंट था। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो शायद मेरे पास भी नहीं है, इसलिए कि मैं कभी, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, ओके, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था। सर जैसे जो अभी आपने सेंटेंस दिया था, अगर इसको
पैसिव वॉइस में ही अगर हम ट्रांसलेट हमेशा करें तो क्या नंबर डिडक्ट होंगे, कटेंगे? हाँ बिल्कुल, हमेशा तो आपको पैटर्न दिख जाएगा ना। अगर आप एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, अगर बीच में एक पैराग्राफ है, वहां पे तो पैराग्राफ होगा ना। अगर पैराग्राफ में एक दो सेंटेंस अगर आप एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव कर दिए, तो अब वो तो ठीक है, आपके पास लिबर्टी है, सिचुएशन का अनुसार कर दिया। लेकिन अगर पूरे पैराग्राफ को या फिर अधिकांशतः आप उसको करेंगे, तो फिर तो दिखेगा ना, जो एवेलुएटर होंगे उनको दिखाई देगा कि हाँ भाई इन्होंने मतलब जो है बिल्कुल चेंज कर दिया। तो उसको हमें अवॉइड करना है, हमेशा लिबर्टी नहीं रहेगी आपके पास। यहाँ पे देखिए, चलिए एक सेंटेंस जो है, एक और सेंटेंस टाइम के साथ मैंने यहाँ पे आपके लिए स्क्रीन पर रखा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश 14 अगस्त 2024 को रात 8 बजे डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था। अब ये पैसिव में है, अब इसको एक्टिव में कैसे बनाइएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पैसिव में है, तो अब इसको तो पैसिव में ही हमें सोचना है, और हमारा दिमाग जो है पैसिव में ही जाएगा कि हाँ भाई अब तो पैसिव है, तो हम पैसिव में कैसे अनुवाद करें। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप उस ट्रिक को फॉलो कीजिए। इसमें से जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को उसको आइडेंटिफाई करना, और आपको पता है कि सब्जेक्ट एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द भी हो सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, राष्ट्रपति का संदेश। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश, ठीक है, राष्ट्रपति का संदेश होगा, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन राष्ट्रपति का संदेश जो अब आप ये करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले राष्ट्रपति का संदेश। लेकिन इसके बाद अब फिर हम, जैसे मैं बताया था कि आपको एक्शन देखना है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है पूरा एक मतलब सब्जेक्ट का पार्ट है। आप अगर ठीक से मैं जैसे बोल रहा हूँ उस पर जोर देकर कि हाँ स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश, ये पूरा मैं इसको बोलूँ कि एज ए सब्जेक्ट है ये। तब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो रहा है कि क्या प्रसारित किया गया था, एक्शन क्या हुआ था। तो राष्ट्रपति का संदेश। लेकिन साथ में ये जो सब्जेक्ट्स हैं स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर, इसको आप कहाँ पे रखेंगे, इसके साथ ही रखेंगे। इस ये पोर्शन जो है स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर से लेकर और संदेश तक, इसको आप एक साथ ही अनुवाद करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपने बताया, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि अगर किसी सेंटेंस में कुछ इंपॉर्टेंस है, अगर कोई शब्द ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस शब्द में सबसे उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, तो उसको जो है हम सबसे पहले अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो दो चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो राष्ट्रपति और दूसरा क्या है, स्वतंत्रता दिवस। तो अब स्वतंत्रता दिवस एक एक्चुअली शब्द नहीं है, यहाँ पे शब्द जो है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है। यहाँ पे पूर्व संध्या जो है वो कौन हो गया, और प्राइमरी कौन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंस जो जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, राष्ट्रपति होगा। तो सबसे पहले इस वाक्य में हम अनुवाद किसको करेंगे, राष्ट्रपति का संदेश, द मैसेज ऑफ द प्रेसिडेंट या द प्रेसिडेंट्स मैसेज, ठीक है। अब ये पर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, मतलब ये जो है इसको फर्स्ट लेग में हम अनुवाद करेंगे स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश। तो इसका अनुवाद कैसे हो जाएगा, द प्रेसिडेंट्स मैसेज ऑन द ईव ऑफ राष्ट्रपति के इंडिपेंडेंस डे। मतलब अब यहाँ पे आप देखिए क्लियर हो गया, फर्स्ट पोर्शन जो है उसका अनुवाद हो गया क्लियर, स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश। यहाँ तक तो क्लियर है, किसी को डाउट? हाँ या ना, डाउट है या नहीं है? नो सर। ओके चलिए, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मैंने बताया था कि टाइम जहां पे होगा वो टाइम सबसे लास्ट पे जाएगा, तो हम फिलहाल जो हम टाइम पे हम ध्यान ही नहीं देखेंगे। और यहाँ पे अभी यहाँ तक क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब एक्शन देखना है, तो एक्शन क्या होगा कि प्रसारित किया गया था, Had. हाँ वाज एयर या फिर वाज ब्रॉडकास्टेड, वाज एयर्ड या वाज ब्रॉडकास्टेड। ये दोनों में से कोई एक लिखना है आपको, दोनों अनुवाद नहीं लिखना है। मैं दो जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैंने लिख दिया। और फिर आगे कहाँ पर,
अब यहाँ पे देखिए राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कीजिए, फिर प्रस्तावित किया गया था तो हो गया वाज हियर्ड। अब यहाँ पे राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कीजिए, डीडी नेशनल पर, ऑन डीडी नेशनल रात सर 8 बजे। ब्रॉडकास्टेड भी 3 होता है? ब्रॉडकास्ट का ब्रॉडकास्ट ही होता है। या वाज ब्रॉडकास्ट, यस यू आर 100% करेक्ट। चलिए तो हमारा ये यहाँ तक सेंटेंस हुआ एट 8 PM, रात को 8 बजे एट 8 PM 14 अगस्त 2024 को, ऑन 14 अगस्त 2024। अब इसको जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या अनुवाद करेंगे कि आप लोग यहाँ अनुवाद करेंगे स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर, ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, कमा द प्रेसिडेंट मैसेज वाज एयर्ड ऑन डीडी नेशनल एट 8 PM ऑन 14 अगस्त 2024। एम आई राइट? आप लोग ऐसे ही करेंगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इसको ऑन द ईव ऑफ करके और इसका कमा यूज करेंगे और आगे इसको प्रेसिडेंट मैसेज करके आप उसको अनुवाद कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप अनुवाद कर सकते हैं और दोनों ही तरीका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है सर पहले डेट आएगा या टाइम? टाइम, टाइम उसके बाद डेट। ओके, थैंक यू। हिंदी में बिल्कुल विपरीत, पहले डेट उसके बाद टाइम, और अंग्रेजी में पहले टाइम उसके बाद डेट। चलिए एक अब हाँ, अभी तक हमने देखा था हिंदी से अंग्रेजी, अब आगे हम देख रहे हैं अंग्रेजी से हिंदी। अंग्रेजी से हिंदी करते समय भी फिर सेम वही तरीका है, यहाँ पे जस्ट उल्टा कर लेना है कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि हिंदी में हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो लेफ्ट से राइट होता है और अंग्रेजी में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। तो इसको जब अनुवाद करेंगे तो उसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हमें सेम वही काम करना है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर, उसका अनुवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड में उसका, क्योंकि यहाँ पे राइट टू लेफ्ट हमने देखा कि एक्शन जो है हिंदी से अंग्रेजी जब हम कर रहे हैं तो एक्शन देख रहे थे, इसलिए कि क्या है कि अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्शन आता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में एक्शन कब आता है, लास्ट में आता है, इसलिए हम पहले एक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, पहले हम रिमेनिंग पार्ट जो है उसको अनुवाद करेंगे। और कैसे, इसका राइट टू लेफ्ट है, इसको भी वैसे ही, क्योंकि इसका अंग्रेजी से हिंदी में हम जा रहे हैं, इसका राइट और हिंदी का लेफ्ट होगा। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को, अब यहाँ पे ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, यहाँ रिपब्लिक डे से स्टार्ट कीजिए, देखिए बिल्कुल राइट टू लेफ्ट चले जाइए तो ऐसा ही दिखेगा आपको। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर द नेशन, राष्ट्र को विल एड्रेस संबोधित करेंगे, और इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जैसे हमने सेंटेंस सेम है, हमने एक बार देखा हिंदी से अंग्रेजी कैसे करना है, दूसरी बार देखा हमने कि अंग्रेजी से हिंदी कैसे अनुवाद करने हैं। तरीका आप लोगों को समझ में आना जाना चाहिए, उम्मीद करता हूँ तरीका समझ में आ गया होगा। और एक बार में नहीं समझ में आएगा या प्रैक्टिस में नहीं आएगा तो उसको 4-5 सेंटेंस पे आप अप्लाई कीजिएगा, 100% आप लोग बड़े सेंटेंस को छोटे सेंटेंस में कन्वर्ट करके और अनुवाद करने में आप लोगों को आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक सेंटेंस आप लोग अनुवाद। General elections were held in our country this year, May June. The number of eligible voters stood at nearly 97 crores नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, अब कि आप लोग इसको अपने मन ही मन या फिर जैसे भी होगा आप इसको अनुवाद करने का प्रयास कीजिएगा। अभी फिलहाल मैं बताते हुए आगे बढ़ता हूँ, अदरवाइज एक पैराग्राफ और है और कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देखिए जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन आवर कंट्री दिस ईयर मई जून। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि अगर वाक्य में कुछ सबसे इम्पोर्टेंस, सबसे ज्यादा महत्व का कोई चीज है तो उसको सबसे पहले हम अनुवाद कर लेते हैं।
चाहे वो सब्जेक्ट हो ना हो, या फिर उसमें सब्जेक्ट के रूप में, या जैसे भी हो, अब उसको इसको आपको इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे आप सेंटेंस में। अब जैसे यहाँ पे देखिए जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड, अब यहाँ पे आम चुनाव हुए थे हमारे कंट्री में। हमारे देश में। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा देश है। सबसे इम्पोर्टेंट इस वाक्य में क्या है? हमारा देश है। तो सबसे पहले हम अपना देश लिखेंगे कि हमारे देश में आम चुनाव हुए थे। कब? इस वर्ष मई जून में। तो अब अगर हम ऐसे लिखेंगे कि हमारे देश में आम चुनाव हुए थे इस वर्ष मई जून में, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हिंदी का अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पे इन आवर कंट्री मतलब हमारे देश में, फिर राइट टू लेफ्ट वाला कंसेप्ट लिखेंगे। दिस ईयर मई जून, मतलब इस वर्ष मई जून में आम चुनाव हुए थे। हमारे देश में इस वर्ष मई जून में आम चुनाव हुए थे। द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स स्टूड एट नियरली 97 करोड़। पात्र, नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स मतलब पात्र मतदाताओं की संख्या। ये माइक आप लोग ऑफ कर लीजिए, जब बोलना होगा तब ऑन कीजिएगा ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। तो पात्र मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़। वो अचानक मुझे लगा, हमको तो पता नहीं चला, हमको लगा कि मोदी जी आ गए क्या भाषण देने। गौरव जी माइक ऑफ कर लीजिए। ये भी शॉक हो गया कि हम क्या बोल रहे हैं। गौरव जी माइक ऑफ कीजिए। तो मैंने बंद कर दिया। सर लग रहा है वो सुन नहीं रहे हैं, आप अपनी तरफ से ऑफ कर दीजिए। तो इनको बाहर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो हमारे देश में इस साल मई जून में आम चुनाव हुए थे। पात्र मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ थी। इस प्रकार आप अप्रोच, मैं बता रहा हूं कि अप्रोच आपको कैसे करना है। चलिए अब पैराग्राफ पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पर एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को हम ये सर सेंटेंस हो हुए गया। थे को कराया गया था लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते। सर जैसे इसमें एलिजिबल का नहीं मतलब समझ आए तो फिर हम क्या करें इसके लिए फिर? एलिजिबल के तो बिल्कुल आसान था। योग्य, योग्य तो आप समझती हैं। नहीं सर, पात्र लिखा ना आपने। योग्य के लिए आप क्या समझती हैं? तो योग्य के लिए तो अब सॉरी पात्र, अरे एलिजिबल के लिए आप योग्य तो समझती हैं ना, या तो पात्र लिखिएगा ना तो योग्य लिखिएगा। इतना आसान सा है सब। और बिल्कुल सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रांसलिटरेशन करना है, और ट्रांसलिटरेशन वहां पे सुटेबल नहीं है तो उसको ओमिट करना है। तो ये सेंटेंस आप लोग एक बार पढ़िए, सॉरी पैराग्राफ पढ़िए, उसका अनुवाद करते हैं। पढ़ लिए पैराग्राफ आप लोग? जी सर। चलिए इसका अनुवाद हम करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस और सबसे आसान। आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अब इसको आप पैसिव में कीजिए या एक्टिव में कीजिए, दोनों में एक्सेप्टेबल है। टुडे द कंट्री इज सेलिब्रेटिंग द 78th इंडिपेंडेंस डे, या हम लोग, देश की जगह पर हम लोग भी यहाँ पे लिखे वी आर सेलिब्रेटिंग, या फिर 78th इंडिपेंडेंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। ठीक है, आप इसको पैसिव में भी लिख सकते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आसान सा सेंटेंस था। अब शुरू होता है असली मजा यहाँ से।
यह उत्सव 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के साथ अपने इस महान देश का हिस्सा होने की हमारी खुशी को अभिव्यक्त करता है। यह उत्सव कौन सा उत्सव? स्वतंत्रता दिवस। यहाँ पे अब आप लोग अपने अपने तरीके से इसको अनुवाद कीजिएगा। अप्रोच, मेरा प्रयास क्या है, आप लोगों को सही अप्रोच बताना, सो दैट कि कम समय में आप लोग अनुवाद कर सकें और सही अनुवाद कर सकें। अब यहाँ पे यह उत्सव, तो इसको एज इट इज हम इसको अनुवाद कर देंगे। दिस फेस्टिव occasion, दिस फेस्टिवल, दिस सेलिब्रेशन, एक्चुअली ये हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, हमारा नेशनल फेस्टिवल है, तो हम उसको फेस्टिवल भी लिख सकते हैं या दिस ओकेजन लिख सकते हैं, दिस सेलिब्रेशन लिख सकते हैं। तो दिस सेलिब्रेशन, दिस फेस्टिवल, दिस ओकेजन, कमा, वहां तक तो ठीक है। अब 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के साथ अपने को अपने इस महान देश का हिस्सा होने की हमारी खुशी को अभिव्यक्त करता है। अब आप बताइए कहाँ से इसको स्टार्ट किया जाए। अभिव्यक्त करता है इसे सर। This occasion signifies our pleasure to be a part of this great nation with more than 140 citizens. 140 crores. Okay. Sir, this festival expresses the happiness for being the part of this great nation uh, uh, with over 140 crore citizens. बिल्कुल, आप दोनों का बिल्कुल प्रयास बढ़िया है। ऐसे ही आपको अब देखिए यहाँ पे यह उत्सव, अब आप पूरे सेंटेंस को देखिएगा तो मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से आप इसको अप्रोच कीजिएगा तो बिल्कुल आपको समय नहीं लगेगा। यह उत्सव, यही जो है सब्जेक्ट है, और यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, अभिव्यक्त करता है। यह दिस फेस्टिवल या दिस ओकेजन, दिस सेलिब्रेशन, अब अभिव्यक्त करता है के लिए एक्सप्रेसेस। अब यहाँ पे राइट टू लेफ्ट कर दीजिए। हमारी खुशी को, आवर प्लेजर, आवर जॉय, आवर हैप्पीनेस, हिस्सा होने की, टू बी अ पार्ट या बीइंग अ पार्ट, बीइंग अ पार्ट या टू बी अ पार्ट, किसका, महान देश का, ऑफ अब देखिए अपने इस महान देश का। अब हिंदी का जो हमारा वाक्य विन्यास है उसके हिसाब से जब अंग्रेजी में आप अपने और इसमें से दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा। ऑफ दिस ग्रेट नेशन और आवर ग्रेट नेशन। अब आवर दिस ग्रेट नेशन या दिस आवर ग्रेट नेशन के साथ कोई अंग्रेजी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि ओमिट करने के लिए, तो ऐसे ऐसे जगह पे आपको ओमिट करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे फिर से आप लोग अप्रोच समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, यह उत्सव, दिस सेलिब्रेशन, अभिव्यक्त करता है, और इसके बाद एक्शन ढूंढना है, एक्शन क्या हो रहा है, अभिव्यक्त करता है। तो दिस सेलिब्रेशन एक्सप्रेसेस, इसके बाद राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना है, आवर हैप्पीनेस टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रेट नेशन विथ मोर देन 140 करोड़ इंडियंस। यहाँ पे इंडियंस भी आप लिख सकते हैं, सिटीजन्स लिख सकते हैं, कंट्री मैन लिख सकते हैं, आपके पास लिबर्टी है। तो इस प्रकार आपका एक अनुवाद कैसे हो जाएगा, ये दिस सेलिब्रेशन एक्सप्रेसेस आवर हैप्पीनेस टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रेट नेशन विथ मोर देन 140 करोड़ इंडियंस या कंट्रीमैन। दोनों में से एक ही लिखना है, आपको दोनों शब्द यूज नहीं करने हैं। क्लियर। इसका दूसरा तरीका ऐसा है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। अब आप लोग बोलेंगे सर ये कैसे होगा, ये भी आप, ये भाव अनुवाद है, ये भाव अनुवाद है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द जॉय ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ आवर ग्रेट नेशन along with more than 1.4 बिलियन फेलो इंडियंस। अब ये किसके लिए है, जो कैंडिडेट अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं और इंग्लिश में मतलब वो उनकी पकड़ अच्छी है, तो वो उनके लिए ना ये वाला अनुवाद करने से आसान रहेगा। ये इसको एज इट इज समझ जाएंगे कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ। तो भावानुवाद में इसको ऐसे अनुवाद कर सकते हैं और कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये एक सेंटेंस है, हमें यह अनुभव होता है कि हम उस परंपरा का हिस्सा हैं जो स्वाधीनता सेनानियों के सपनों और उन भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं को एक कड़ी में पिरोती है, जो आने वाले वर्षों में हमारे राष्ट्र को अपना संपूर्ण गौरव पुनः प्राप्त करते हुए देखेंगी। ये है आपका एक वाक्य, ये एक पैराग्राफ नहीं है, एक वाक्य है। तो यहाँ पे आप इसको आपको देखने हैं कि दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि जब सेंटेंस जो है कई पंक्तियों में हो, कई लाइनों में हो, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले उसका जो सार्थक वाक्यांश है वो ढूंढना है। हमें यह अनुभव होता है कि यहाँ तक का अनुवाद करेंगे, क्या होगा? We feel Feel that. that. We experienced. वी फील दैट, या यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होगा, यहाँ पे अनुभव होता है, मतलब महसूस करने की बात हो रही है। हमें यह महसूस होता है या यह अनुभव होता है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल शाब्दिक हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। वी फील दैट, वी फील दैट, हम उस परंपरा का हिस्सा है। वी आर द पार्ट ऑफ That tradition. Such culture. दैट, हाँ, दैट कल्चर या दैट ट्रेडिशन, जो दैट स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों और भावी पीढ़ियों के। अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, स्वतंत्रता दिवस के सपनों, स्वाधीनता सेनानियों के सपनों। तो क्या होगा? ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड उन भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं को। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक होता है, यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे है जो दैट के बाद जो है, ये जो हमें अब यहाँ पे तो इसको दैट या हु जो समझ लीजिए वो आप अनुवाद करेंगे। इसके बाद आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब डूअर कौन है, लेकिन यहाँ पे चूंकि पैसिव वॉइस में है, होती है। अब यहाँ पे चूंकि लास्ट में देख रहे हैं कि एक कड़ी में पिरोती है, मतलब यहाँ पे अब आप स्वाधीनता सेनानियों और सपनों और उसके भावी पीढ़ियों तक का जो अनुवाद ना करके सबसे पहले हम एक्शन का अनुवाद करते हैं, जैसे कि मैंने बताया है। तो एक कड़ी में पिरोती है, इसके लिए क्या होगा? भावानुवाद बता दीजिए, कोई बात। एक कड़ी में पिरोती है, Sir, bind together. हाँ, ब्रिंग टुगेदर, बाइंड टुगेदर, बाइंड, बाइंड्स इन अ थ्रेड, ऐसे करके आप एक कड़ी में पिरोती है, या बाइंड इन अ लिंक, बाइंड इन अ चेन, इसमें से आप, क्योंकि भावानुवाद होगा। एक कड़ी में पिरोती है, पिरोना शब्द जो है बिल्कुल हिंदी शब्द है एकदम बिल्कुल, अब इसका अंग्रेजी पर्याय होना मुश्किल है। तो उसके लिए जो सब्स्टिट्यूट है, ऐसे ऐसे जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट ही ढूंढना है। तो यहाँ पे विच ब्रिंग टुगेदर, आप आसानी से अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक कड़ी में पिरोती है मतलब एक जगह लाती है, तो वहां पे ब्रिंग टुगेदर लिख सकते हैं, या फिर बाइंड टुगेदर लिख सकते हैं। बाइंड टुगेदर क्या, किसको किसको? तो ड्रीम्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स एंड, आकांक्षाओं को, आकांक्षा के लिए वर्ड एस्पिरेशन, Sir, desire. एस्पिरेशन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ तक अनुवाद हो गया। अब उसके बाद आगे जो आने वाले वर्षों में, अब फिर यहाँ पे जो है विच या दो या दैट से यहाँ पे फिर इसको हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। जो आने वाले वर्षों में हमारे राष्ट्र को अपना संपूर्ण गौरव पुनः प्रदान करते हुए देखेंगी। अब यहाँ पे ये किसकी बात में हो रही है? ये जो शब्द आता है, हाँ, एक और चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ जो शब्द आया वो किसके लिए आ रहा है? उस परंपरा का हिस्सा है, मतलब उसके इमीडिएट पहले जो शब्द आते हैं ना, उसको ये डिफाइन करता है। अब यहाँ पे ये भावी पीढ़ी जो है, भावी पीढ़ी के बारे में बात हो रही है, जो के पहले क्या है? भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं को एक कड़ी में पिरोती है, ये मतलब अब इसको डिफाइन करता है। तो अब इसमें जो हम अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे तो उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अनुवाद करेंगे। अब यहाँ पे बीच
हु, दैट, दोज, जो के लिए हम इतना सारे शब्द यूज करते हैं। अब इसमें से क्या होगा जब आप लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अगर हु भी लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, बाद में जब सेंटेंस जब देखेंगे बोले नहीं नहीं यहाँ पे हु तो नहीं होगा, दैट होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखता है, दिमाग में रखते हुए आप आगे बढ़ना है। तो करते हुए देखेंगी तो क्या होगा, तो हु विल सी या हु विल विटनेस, हु विल विटनेस किसके लिए, will witness the nation regaining its complete Right. pride, या complete pride होगा या फिर joy लिख सकते हैं। in coming years, ठीक है, समझ में आया। ये आपका ऐसे अनुवाद होगा। we realize that, या हमें यह अनुवाद होता है, we realize that we are the part of the tradition that binds in the thread of dreams of the freedom fighters and the aspirations of the future generations who will witness our nation regaining its complete pride in coming years। इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, we realize that we are part of a chain। अब यहाँ पे पार्ट ऑफ ट्रेडिशन दैट बाइंड्स, अब वहां पे इसको अगर आप भावानुवाद कर रहे हैं तो वी आर पार्ट ऑफ ए चेन दैट बाइंड्स। अब यहाँ पे परंपरा के हिस्सा के लिए एक ही शब्द यहाँ पे चेन हम लिख सकते हैं, मतलब भावानुवाद कर रहे हैं। दैट बाइंड्स द ड्रीम्स ऑफ दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द एस्पिरेशंस ऑफ दोज हु विल विटनेस द नेशन रीगेनिंग इट्स फुल ग्लोरी। यहाँ पे जॉय मैं बोल रहा था, सॉरी जॉय नहीं हुआ, ग्लोरी। हाँ, नेशन इट्स कंप्लीट प्राइड हो सकता है या फिर गौरव के लिए ग्लोरी वर्ड होता है, तो फुल ग्लोरी, ग्लोरी लिख सकते हैं, फुल ग्लोरी इन द ईयर्स टू कम, मतलब आने वाले वर्षों में, इन ईयर्स टू कम और इन कमिंग ईयर्स, दोनों तरीके से इसको आप अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों को समझने में। इसको रिकॉर्डेड सेशन को फिर से दोबारा एक बार देख लीजिएगा, आप लोग अनुवाद कीजिएगा, फिर आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। इतिहास की इस श्रृंखला की एक कड़ी होने का बोध हमारे अंदर विनम्रता का संचार करता है। इतिहास की इस श्रृंखला की एक कड़ी होने का बोध हमारे अंदर, अब यहाँ पे क्या संचार करता है, लेकिन कौन करता है, होने का बोध। ये कुछ यहाँ से हम समझ सकते हैं, समझ में आ रहा है हिंदी के अनुसार कि इतिहास के इस श्रृंखला की कड़ी होने का बोध, मतलब कड़ी होने का बोध जो है हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे संचार करता है, ये हमारा एक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम इसका अनुवाद कर लेंगे, एक कड़ी होने का बोध मतलब फीलिंग्स टू बी अ पार्ट ऑफ, बी अ लिंक ऑफ चेन। ठीक है, श्रृंखला की कड़ी होने का। हेलो, क्या हुआ, सब कुछ ऊपर ऊपर जा रहा है क्या? ऐसा तो नहीं मोबाइल बगल में रख करके सो गए आप लोग? नो सर, नो नहीं सर, सर। सुन रही हूँ, नो सर। बना भी रही हूँ सर पेन पेपर पे। गुड गुड, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे आपको ये मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग बाद में बना लीजिएगा। आपके पास ये मटेरियल जो है पीडीएफ पेज भी आपके पास पहुंच जाएगा और ये रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा। अभी ध्यान से सुनिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेशन में सुनना। अगर समझ लीजिएगा, अगर आपको समझ में आ गई मेरी बात, क्या अप्रोच है, तो आगे आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग लिखिए कम, इस सेशन में आप लोग ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे हम इतने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अब उसको हम अनुवाद करना है तो हमें ये देखना है, जैसे कि मैं अभी हर बार बताता हूँ, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट नहीं समझ में आया, पहले आप फिर देखा कि ठीक है एक्शन क्या है, एक्शन हो रहा है, संचार करता है, तो क्या करता है, संचार करता है, कौन करता है, तो यहाँ पे आप तब आप ढूंढेंगे ना कौन करता है या किसके द्वारा होता है, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसमें कुछ सब्जेक्ट है। तो आपको ढूंढेंगे तो दिखेगा अच्छा एक कड़ी होने का बोध, फिर यहीं से तो स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट मिल गया तो फिर तो कहानी खत्म।
यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। एक कड़ी होने का बोध, तो फीलिंग्स लिख दीजिए या रियलाइजेशन लिख दीजिए, रियलाइजिंग लिख दीजिए। होने का बोध क्या, कड़ी होने का मतलब लिंक ऑफ ए चेन, लिंक ऑफ दिस चेन, किसकी, इतिहास की, ऑफ द हिस्ट्री। फीलिंग टू बी अ लिंक ऑफ द चेन ऑफ दिस हिस्ट्री क्या करता है, संचार करता है, एक्सप्रेस करता है या सर्कुलेट करता है। क्या, विनम्रता का मतलब हम्बलनेस, कहाँ, हमारे अंदर, विद इन अस। बिल्कुल राइट टू लेफ्ट जाइए आप, विनम्रता का मतलब ऑफ हम्बलनेस विद इन अस, हमारे अंदर। हो गया, अनुवाद बन गया। द फीलिंग ऑफ बीइंग अ लिंक ऑफ द चेन ऑफ द हिस्ट्री instills humbleness within us। संचार करना है, संचार करता है, उसके लिए इंस्टिल्स लिख सकते हैं, एक्सप्रेस लिख सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है आपका संचार सर करना। यहाँ पे इन्फ्यूज लिख सकते हैं, हाँ, इन्फ्यूज द पोलाइटनेस। यस। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से आप इसको आप बोध के लिए आप फीलिंग्स की जगह, फीलिंग की जगह पे आप सेंस लिख सकते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल बाकी वही है। अच्छा, हम्बलनेस के लिए ह्यूमिलिटी लिख सकते हैं, ह्यूमिलिटी विद अस। सर और तरीका, भावानुवाद कर सकते हैं इसका, फीलिंग ऑफ बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री instills humility among us। देखिए मैं पहले ही बताया कि भावानुवाद तो है ही, भावानुवाद तो आपको अगर इसका सबसे ज्यादा अगर उचित लग रहा है कि भावानुवाद बेहतर है, यू कैन गो अहेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अप्रोच जो है आपका भावानुवाद के हो सकता है, लेकिन भावानुवाद का अप्रोच जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो आपकी जो, आपके पास जो एक्टिव वोकेब है आपके दिमाग में, उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हम कोई भी सिखा नहीं सकता। भावानुवाद के बारे में हम बता सकते हैं कि हाँ भावानुवाद ऐसा होता है, लेकिन वो आपके दिमाग में जो एक्टिव वोकेब है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अनुवाद करेंगे, उसको कैसे समझते हैं आप। तो ये तीन तरीका है, आप देख सकते हैं। रियलाइजिंग दैट वी आर लिंक्स ऑफ द चैन ऑफ हिस्ट्री इज हम्बलिंग। अब इसको आप ये भी एक भावानुवाद है, ये लास्ट वाला सेंटेंस है, ये भी एक भावानुवाद है। तो आप इसको इस तरीके से भी अनुवाद कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। दो चार और सेंटेंस है, या तो बोलिए तो आगे बढ़े, या फिर यहीं पे विराम देना है तो विराम दे सकते हैं, आप लोग जैसे नहीं बोलिए। सर, आगे बढ़िए। चलिए, तो यह बोध हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब हमारा देश विदेशी शासन के अधीन था। यहाँ पे दो पार्ट में है, ये आसान सा सेंटेंस है, याद दिलाता है, यह बोध हमें उन दिनों की याद दिलाता है। यहाँ तक का हम अनुवाद कर सकते हैं। This feeling reminds us of those days यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। व्हेन दोज डेज, व्हेन आवर when our नेशन, country was when our country was under under foreign rule। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिटिश रूल भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर पैराग्राफ इंडिया की हो रही है तो यहाँ पे ब्रिटिश रूल, अगर भावानुवाद में अगर ब्रिटिश रूल्स भी लिख रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। इट रिमाइंड अस सर ऑफ द, इसका ये भी तो बोल सकते हैं, दिस फीलिंग्स मेक्स अस नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज डेज व्हेन आवर कंट्री वाज इन द अंडर द ब्रिटिश रूल। यस, वैसे भी आप इसको अनुवाद कर। चलिए, तो ये जो है आप दो तरीके से आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है, बट उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन उसको अनुवाद हम कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोच में, बिल्कुल आसान सा आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। राष्ट्रभक्ति और वीरता से ओतप्रोत देश प्रेमियों ने अपने अनेक जोखिम उठाए और सर्वोच्च बलिदान दिए। भारी भरकम शब्द, अब इसके लिए देखिए अप्रोच इतना सा होगा कि आपको यहाँ से राष्ट्रभक्ति और वीरता से ओतप्रोत जो है, इसके देश प्रेमियों ने, इसके लिए एक अनुवाद आपको करने हैं, और ये सब हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद उनके अनेक जोखिम दिए उठाए, टुक सेवरल रिस्क, एक दूसरा पार्ट हो जाएगा, एंड, और तीसरा पार्ट हो जाएगा सर्वोच्च बलिदान दिए, मतलब मेड
सुप्रीम सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसेस। हाँ, सुप्रीम सेक्रीफाइस, ये तीसरा अनुवाद हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका दो तरीका है। अब यहाँ पे आपको आप लोग अधिकांश लोग आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि राष्ट्रभक्ति और वीरता से ओत-प्रोत इतने लंबा, इतना भारी भरकम शब्द, इसको हम कैसे अनुवाद करें? इसको सिंपल तरीके से अनुवाद कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, समय कम लेते हुए। अब अगर अगर आप शब्दशः अनुवाद करेंगे तो ये होगा आपका द पेट्रियट्स इम्ब्यूड, मतलब ओत-प्रोत, किससे? विथ पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म से, और किससे? वीरता से, वैल्यूर। ये आपका शब्दशः अनुवाद होगा। took several risks and made supreme sacrifices। अब वहीं पे आप इसको आप सब्स्टिट्यूट इसका क्या होगा? तो पैट्रियोटिक एंड ब्रेव सोल्स। इतना शब्द जो है, इतना भारी भरकम शब्द जो है, इसको आप राष्ट्रभक्ति, पैट्रियोटिक और वीरता, ब्रेव, वो देश प्रेमी, वो क्या है? सारे के सारे वो हमारे सोल्स, मतलब टुक इमेंस, जिनकी बात हो रही है वो अब है नहीं, तो इसलिए तो सारे क्या? सोल्स। टुक इमेंस रिस्क, अब यहाँ पे अनोख जोखिम उठाए, उसके लिए इमेंस भी यूज कर सकते हैं। टुक सेवरल रिस्क या टुक इमेंस रिस्क एंड मेड सुप्रीम सेक्रीफाइसेस। क्लियर? आगे बढ़े। सर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म यूज कर सकते हैं क्या? देखिए, यहाँ पे आपके उस सेंटेंस का जो जोखिम, सॉरी, सेंटेंस का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो थोड़ा सा कम कर देगा। अच्छा, ओके। नहीं समझ? क्या ये अंगूठा नीचे, क्या आपने समझ में नहीं आया या नहीं कर सकते? क्या आपका आशय था? मैंने नहीं किया सर, कोई और था वो। नहीं, किसी और ने वो अंगूठा नीचे किया, वही मैं बोला हूँ, जानना चाहता हूँ क्या उनका समझ में नहीं आया या फिर इसके लिए नहीं अंगूठा नहीं सर, नीचे किया? ये कहना चाह रहा था कि जो इन्होंने बोला वो सूट नहीं ओके, ओके। करेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी वही बोला हूँ। तो वो जो है यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस देखिए, ये जो सेंटेंस जितने अपने आप में, मतलब ये सुन करके ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वहीं पे जब आप जो आप वर्ड बोल रही हैं, वो वर्ड बोलने से इसका वो इम्पोर्टेंस है वो नीचे चला जाता है, कम हो जाता है, इसलिए सर हम सर इसको सर विथ से शुरू कर सकते हैं, विथ पेट्रियोटिक एंड पेट्रोइज्म हाँ, बोथ बिल्कुल फॉर। कर सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल विथ कर सकते हैं। थैंक यू सर। हम उनकी पावन स्मृति को नमन करते हैं। बिल्कुल आसान सा है, बताने की जरूरत नहीं है। पावन स्मृति को, फिर ये बस एक ही वर्ड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि मतलब कॉम्प्लिकेट क्या है, आसानी से जल्दी आपके दिमाग में हो सकता है ना हो। पावन स्मृति क्या होगा? पावन स्मृति, सेक्रेड मेमोरी, ठीक है? We go over their योर sacred memory. वी सैल्यूट देयर सेक्रेड मेमोरी, ठीक है? शहीदों का हम हमेशा नमन जो करते हैं, तो उनका नमन क्या होता है? सैल्यूट ही होता है। हम जो इतना शहीद हैं, अब यहाँ पे सर देखिए एक भावानुवाद प्रोस्टेट शब्द भी होता है नमन। आप कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ, आप सुनने के बाद कीजिए। आप बिल्कुल यहाँ पे आप शब्दशः अनुवाद बिल्कुल acceptable है, कोई मनाही नहीं है। मेरा समझाने का आशय ये है कि जब हम बात कर रहे हैं शहीदों की, बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों की, और जब हम स्वतंत्रता सेनानी की जब बात होती है, तो सीधे हमारा दिमाग में आता है सैल्यूट की बात होती है। तो हम यहाँ पे उनके लिए डायरेक्टली अगर हम भावानुवाद करें और सैल्यूट वर्ड यूज करें, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 100%, 100% सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और बाकी इसका शाब्दिक अर्थ आपके दिमाग में जो आ रहा है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, नॉट नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए, उनके अथक प्रयासों के बल पर, उनके अथक प्रयासों के बल पर भारत की आत्मा सदियों की नींद से जाग उठी। चलिए, आधे लोग तो नहीं, आधे नहीं, कुछ मतलब 30% लोग तो जा चुके हैं। भले अब सर जो है ज्यादा कर रहे हैं, 10:30 हो गया, बहुत हो गया। जो है सर, उनकी भी आत्मा जाग रही है। चलिए, उनके अथक प्रयासों के बल पर अब देखिए, यहाँ पे इसको अनुवाद हम जब करेंगे, उनके अथक प्रयासों के बल पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर देयर एंडलेस एफर्ट, एंडलेस एफर्ट, अनटायरिंग एफर्ट, रेस्टलेस एफर्ट, इतने सारे सब कुछ भी अथक प्रयास के लिए रख सकते हैं। भारत की आत्मा
सोल ऑफ इंडिया जाग उठी। अब यहाँ पे के बल पर तक तो आगे हो जाएगा, यहाँ पे कमा हो जाएगा, भारत की आत्मा वहाँ पे सब्जेक्ट है, सोल तो ऑफ सोल इंडिया ऑफ अवेक इंडिया। अवेक हाँ हाँ, और एक जाग उठी बिल्कुल नींद से, फ्रॉम द डीप स्लीप ऑफ सेंचुरीज। बस खत्म, अनुवाद हो। कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा। ड्यू टू देयर अनटायरिंग एफर्ट्स द सोल ऑफ इंडिया वाज अवेकेंड फ्रॉम द डीप स्लीप ऑफ सेंचुरी। सदियों सदियों की नींद से। अब डीप स्लीप इसलिए कि मतलब अब यहाँ पे सदियों की नींद जहाँ पे है, थोड़ा सा उस पर जोड़ देने के लिए डीप स्लीप यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप केवल स्लीप भी यूज कर सकते हैं। कोई एक और शब्द होता है स्लंगर, स्लंगर भी यहाँ पे शायद यूज कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ स्लंगर यहाँ पे यूज होगा कि नहीं होगा। मेरे ख्याल से स्लंगर होता है हल्की नींद के लिए, स्लंगर यूज होता है, SLUNGER। थैंक्स टू देयर, अच्छा हाँ ये देखिए यहाँ पे आप जो भावानुवाद की बात कर रहे हैं, तो थैंक्स टू देयर unceasing labor, the soul of India awoke from century of torpor। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी अनुवाद कर सकते हैं, ये भावानुवाद। इसको आप लोग एक बार जरूर दोबारा प्रयास कीजिएगा, हो सकता है कि अभी समझ में ना आ रहा हो 100%। चलिए, अंतरधारा के रूप में सदैव विद्यमान रही हमारी विभिन्न परंपराओं और मूल्यों को, यहाँ तक आपको पहला अनुवाद करना है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों ने नई अभिव्यक्ति प्रदान की। अब देखिए, अब यहाँ पे अप्रोच करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है, कमा है वहां तक आप पहले अनुवाद कर लीजिए, उसके बाद फिर आप इसमें देखिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, मतलब हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वाधीनता सेनानी या स्वतंत्रता सेनानी, कोई बोलिए कुछ भी बोलिए, तो स्वतंत्रता सेनानी जो है हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कमा तक का अनुवाद पहले कर लीजिए, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद उन्होंने प्रदान की, क्या की, अभिव्यक्ति प्रदान की, तो एक्सप्रेसेस या गिवन एक्सप्रेशन, न्यू एक्सप्रेशन, क्या पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ये अक्रॉस द जनरेशन, मतलब पीढ़ी दर जनरेशन टू पीढ़ी, जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन या अक्रॉस द जनरेशन, आप दोनों में कुछ भी, अक्रॉस जनरेशन लिख सकते हैं, जनरेशन टू जनरेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से इसको अनुवाद कर सकते हैं, समझ में आ गया। अब इसको, अच्छा अब यहाँ पे अंतरधारा के रूप में, अब यहाँ पे मतलब ये तो मैं सेकेंड पार्ट तो बता दिया कि सेकेंड पार्ट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको ध्यान से अगर पढ़िए तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पहले सेकेंड पार्ट को करके और उसके कंटिन्यूशन में इसको कर सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी। अब इसको ऐसे पढ़िए, जब मैं पढ़ रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने नई अभिव्यक्ति प्रदान की, अंतरधारा के रूप में सदैव विद्यमान रही हमारी विभिन्न परंपराओं और मूल्यों को। और अब यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे जो एक्शन हुआ है, अभिव्यक्ति प्रदान की, इसको हटा दिया जाए, अब सब सेंटेंस कैसा हो जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अंतरधारा के रूप में सदैव विद्यमान रही हमारी विभिन्न परंपराओं और मूल्यों को नई अभिव्यक्ति प्रदान की। ये जैसे आप लोग थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि सर हम इसको ऐसे भी अनुवाद कर सकते हैं, ऐसे भी अनुवाद कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर अंग्रेजी में कुछ सेंटेंस दिया हो और आप लोग अलग अलग, यहाँ पे अगर 25 लोग हैं तो 25 तरीके से अनुवाद करेंगे, तो उसका अप्रोच सबका अलग अलग होगा, और उसमें से फिर एक्सचेंज करके बोला जाएगा आप लोग अनुवाद कीजिए। वैसे कंडीशन यहाँ पे समझ लीजिए कि आप जो है बिल्कुल अलग अलग, किसी ने अलग तरीके से अनुवाद किया, किसी ने अलग तरीके से अनुवाद किया, और फिर इसको आपको हिंदी से इंग्लिश करना है। तो आई मीन टू से कि आप जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक्शन है, और ये बीच का शब्द है। तो बीच का शब्द मैं क्या बोला हूँ, तो उसको अनुवाद करने के लिए राइट टू लेफ्ट आपको चलना है। तो और मूल्यों को, मतलब अब यहाँ पे एंड लग गया तो ये तो बाद में आएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारी विभिन्न परंपराओं, मतलब आवर वेरियस ट्रेडिशन एंड वैल्यूज विद्यमान रही, मतलब एक्सिस्टेड, ठीक है, इन या एज या रूप में है ना, एज क्या है, इंटरेस्टिंग, समझ में आ गया, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्टिंग।
अब देखिए अब कितना आसान हो गया। अगर आप वाक्य के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं तो कितना आसान हो गया कि मैं यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे आप समझ गए कि महान स्वाधीनता सेनानियों, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका नई अभिव्यक्ति प्रदान की, ये आपका एक्शन है। उसके बाद जो है बच गया उसको हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट अप्रोच करना है। तो अब राइट टू लेफ्ट में अब 2 पार्ट है यहाँ पे, और मूल्यों को, और मूल्य तो बाद में आएगा, उसके पहले जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, विभिन्न परंपराओं मतलब वेरियस ट्रेडिशंस, आवर वेरियस ट्रेडिशंस सदैव विद्यमान रही, ऑलवेज एक्सिस्टेड एज अ इंटरेस्टिंग या इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल एंड वैल्यू होगा सर। एंड वैल्यू, लास्ट में फिर एंड वैल्यू। तो ये आपका अप्रोच हुआ अनुवाद करने का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आप लोग मतलब अप्रोच को अच्छा से समझ पा रहे होंगे। देखिए अब इसको मैं बताया ना कि इसको 2 तरीके से हम बात कर सकते हैं। देखिए मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने गिवन, अब इन्होंने इसके बाद एक्शन हो गया। एक्शन क्या है, नई अभिव्यक्ति प्रदान की, गिवन न्यू एक्सप्रेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी अक्रॉस जनरेशन, किसको, टू आवर, अब यहाँ पे किसको, दो है ना, परंपराओं को और मूल्यों को। पहले हम परंपरा करेंगे, उसके बाद हम एंड के बाद हम यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है मूल्य, उसको बाद में हम करेंगे। टू आवर वेरियस परंपरा, टू आवर डिफरेंट ट्रेडिशन एंड वैल्यूज। अब ये दोनों इन दोनों के लिए हो रही है क्या बात हो रही है, दो मतलब दो विच हैव ऑलवेज एक्सिस्टेड एज एन इंटरस्ट्रीम, जो हमेशा अंतरधारा के रूप में हमारे बीच हैं, रही हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से आप जो मैं बोल रहा था, जो सेंटेंस दिया हुआ है वैसे एज इट इज लिख सकते हैं। और वेरियस ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज, हमारी विभिन्न परंपराओं और मूल्यों को, which have always existed as an interstream। अब यहाँ पे इसको हम जब यहाँ से लेके यहाँ तक अनुवाद कर दिए, तब ये जो अनुवाद है इसको हम क्या करना पड़ेगा, हमें पैसिव में करना पड़ेगा। वर गिवन न्यू एक्सप्रेशन बाय आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स अक्रॉस जनरेशन, क्या जनरेशन टू जनरेशन। तो ये आपका 2 अप्रोच है, दोनों तरीके से आपको जो समझ में आ जाए उस समय कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि पहले सब्जेक्ट देखिए, उसके बाद एक्शन देखिए, उसके बाद जो सेंटेंस सब बच रहे हैं उनको राइट टू लेफ्ट अप्रोच करके आप उसका अनुवाद कर दीजिए। आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपके सामने, मीनिंगफुल अनुवाद आपके सामने आ जाएगा। चलिए ये लास्ट सेंटेंस है मेरे ख्याल से। और सर पिछले सेंटेंस में गिवन की जगह गेव होगा ना सर? कहाँ पे बताइए, सर ऊपर में आर ग्रेट फ्रीडम फाइटर गिवन लिखा है सर। हाँ गिव प्रधान होगा, प्रदान किया ना, गिव होगा, गिवन नहीं होगा। गिवन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के साथ तो फिर आपका ये हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तब वो पैसिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गिव होगा, यू आर 100% राइट। चलिए अभी इसको हम कहाँ पे था, रियल टाइम में इसको सुधार दिया जाए so that कि आप लोग के पास जब पहुंचे ये पीडीएफ के रूप में तो बिल्कुल सही पहुंचे। चलिए ये एक लास्ट सेंटेंस है, चलिए इसको, मेरे ख्याल से ये लास्ट ही है। हाँ, इसको करते हैं, इसके बाद फिर आज सत्र को यहीं पर विराम देंगे। मार्गदर्शक नक्षत्र की तरह राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वाधीनता संग्राम की विभिन्न परंपराओं और उनकी विविध अभिव्यक्तियों को एकजुट किया। फिलहाल तो आप मार्गदर्शक नक्षत्र, ये ऐसा शब्द है जो आप लोगों को परेशान करेगा, इसको थोड़ा देर के लिए आप लोग भूल जाइए और उसके आगे का अनुवाद। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न परंपराओं और उनकी विविध अभिव्यक्तियों को एकजुट किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी।
ये हो गया यहाँ का। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एकजुट किया, मतलब यूनाइट किया, यूनिफाइड किया या इकट्ठा, ब्रिंग टुगेदर, ब्रॉट टुगेदर। कंसोलिडेट किया। नहीं, कंसोलिडेट मेरे ख्याल से उतना सटीक नहीं होगा। सर गैदर्ड हो सकता है। ब्रॉट टुगेदर, गेदर्ड, क्या क्या यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न परंपराओं, मतलब वेरियस ट्रेडिशंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड देयर, और उनकी विविध अभिव्यक्ति, ऑन देयर वेरियस एक्सप्रेशन। यहाँ ये सेकेंड पार्ट का तो आप लोग आसानी से अनुवाद कर लिए। मार्गदर्शक नक्षत्र की तरह, अब ये यहाँ पे जो है अब नक्षत्र जो वर्ड है, मैं मतलब ये शब्द जो है मैं कहीं से, शब्द नहीं पूरा सेंटेंस ही मैं कहीं से लिया हूँ, और वो कहाँ का है मैं आपको बता देता हूँ। ये कल का राष्ट्रपति का संदेश जो है देश के नाम, उसका शब्द है ये। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये वर्ड लिखा गया तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मार्गदर्शक के लिए एक वर्ड जो है लोड स्टार है, LOAD, लोड स्टार, मतलब एक ही शब्द है लोड स्टार। लोड स्टार मतलब ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं। तो या तो आप ध्रुव तारा अगर शाब्दिक अनुवाद करना है तो लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पे एज अ ग्रेट गाइड, मार्गदर्शक नक्षत्र मतलब हमारे लिए वो ग्रेट गाइड थे, एक महान मतलब हमारे लिए वो मार्गदर्शक थे। तो वहाँ पे ग्रेट गाइड लिख सकते हैं, एज अ ग्रेट गाइड, और फिर उसके आगे हमने अनुवाद ऑलरेडी कर लिया। तो इसका अनुवाद इस प्रकार आप लिख सकते हैं, एज अ ग्रेट गाइड, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी यूनिफाइड द डिफरेंट ट्रेडिशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड देयर डाइवर्सिटीज ऑफ एक्सप्रेशन। तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये यूनिफाइंग द diversity of traditions and their expressions was महात्मा गांधी। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये सेकंड वाला, ये सेंटेंस अंग्रेजी वर्जन में लिखा हुआ था, जो कि मुझे जो है उतना कुछ समझ में आया नहीं, जस्ट मैं एज इट इज आपके सामने रख दिया। तो ये आज का अनुवाद, आज का एक पैराग्राफ जो है आप लोगों के सामने रहा, इसका अनुवाद ये रहा। अब आप लोग बताइए कि आपके लिए आज का सेशन फ्रूटफुल रहा, कुछ समझ में आया? जो लोग हमारे नए साथी हैं, जो मतलब स्ट्रगल करते हैं कि सर हम सेंटेंस, बड़े जो सेंटेंस है उसको हम कैसे तोड़ें, कैसे अप्रोच करें, उम्मीद करता हूं कि आप लोग के लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल रहा होगा। और आप चाहते हैं कि आपके लिए ये सेशन और ज़्यादा फ्रूटफुल हो, तो आप सभी का के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि इसका रिकॉर्डेड मतलब टाइम लगेगा, हो सकता है कल या परसों अपलोड हो जाए। जब भी अपलोड होगा एक बार आप लोग दोबारा ये पूरा पैराग्राफ जो है ना आप लोग अनुवाद कीजिएगा। आप अगर चाहें तो एक मिनट, जो लोग भी आप लोग अभी इस सेशन में हैं, अभी कम से कम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग अपने से आज के सेशन को दिमाग में रखते हुए, और इसको कल आपने कितना समझा है, आप लोगों को कितना समझ में आया है, कल आप लोग खुद से अनुवाद कीजिए, अभ्यास कीजिए, और उसके बाद जैसे इसका सोल्यूशन और वीडियो आप मिल जाता है, उसके बाद फिर से आप लोग सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट। और समझ सकता हूँ आज का सेशन कुछ लंबा हो गया। गुड नाइट। शुभ रात्रि। गुड नाइट सर।